Hi everyone. Moving on to the second story of this chapter, the black aeroplane. इस स्टोरी की जो सेटिंग है, it is about a person who is just flying an aeroplane alone in the sky and कैसे he encounters a storm and कैसे he comes out of it with a sigh of relief और क्या चीज़ उसे हेल्प करती है उस स्टॉर्म से बाहर निकलने में. क्या वो कोई इंसान था या क्या वो एक there was another aeroplane and stuck in that storm जिसने उसकी हेल्प करी. Even he is not able to identify. So let's read the story and try to understand that how did he come out of that storm. Starting on, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. So हमें पता चलता है कि एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि अभी का क्लाइमेट कैसा है, अभी का वेदर कैसा है. ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस कि एक तो रात का टाइम है, मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट एंड द स्टार्स वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. एज इट इज़ मैंशनड हियर, क्लियर स्काई मतलब अभी कोई भी ऐसा जो ड्राइव करने वाला है एरोप्लेन, जो फ्लाई करने वाला है, उससे अभी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि वेदर आगे जाकर ख़राब होने वाला है या कुछ. ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड कि अच्छा वेदर ठीक है, क्लियर स्काई है, देर आर नो क्लाउड्स एंड एवरीथिंग इज जस्ट ओके. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. बिकॉज रात का टाइम है तो सब लोग, पूरी कंट्री सो रही होती है. सो ही सेज, द ऑथर सेज, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन. तो ही फील्स वेरी हैप्पी, वो अकेले उधर अप इन द स्काई में ही इज़ फ्लाइंग हिज एरोप्लेन एंड वाइल एवरीवन एल्स इज स्लीपिंग, जबकि सब लोग नीचे सो रहे हैं. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. Now we get to know that the author is flying over France. अभी वो फ्रांस के को क्रॉस कर रहा है. And where is he going? He is going back to England. वो इंग्लैंड में अपने घर वापस जा रहा है. While he is flying, उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही कि कैसे वो अपनी फैमिली को अब मिलेगा, how he will just spend time with his family एंड कैसे वो अपना ब्रेकफास्ट उनके साथ एंजॉय करेगा. ही जस्ट के नॉट वेट टू बी विद हिज फैमिली, टू एंजॉय हिज ब्रेकफास्ट एंड टू एंजॉय हिज वेकेशन और फैमिली टाइम. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. 1:30 in the morning मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, 1:30 AM. ठीक है, तो इसीलिए सब लोग सो रहे थे एंड बहुत मतलब बिल्कुल रात का समय था. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. So ऐसी एक इंस्ट्रक्शन दी क्योंकि जो ऑथर है उसे अपने प्लेन की नोज से दिखाई दे रहा था दैट ही इज़ अप्रोचिंग अ सिटी. कैसे? उन्हें सिटी लाइट्स दिखाई दे रही थी. अब वो सिटी लाइट्स को देखते ही उन्हें लगा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम को नोटिफाई कर देना चाहिए या पेरिस कंट्रोल रूम में एक बारी इंटीमेट कर देना चाहिए कि ही इज़ ऑन हिज वे टू इंग्लैंड, दैट ही इज़ फ्लाइंग ओवर. तो इसीलिए वो पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके उनको ये मैसेज दे देते हैं, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी. वो उनसे पूछते हैं क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो. और इसके हिसाब से वो साथ ही साथ ये भी बता देता है दैट आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. अपना मैसेज वो पूरा करके ड्रॉप करता है. The voice from the radio answered me immediately. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. So एक
एकदम प्रॉम्प्ट रिप्लाई आता है। जैसे ही ऑथर कांटेक्ट करता है पेरिस कंट्रोल रूम को, एक प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आता है वहाँ की तरफ से कि हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ, येस आई कैन हियर यू, लेकिन यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ ओवर। वो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है कि अब आपको राइट नाउ जस्ट टर्न योर प्लेन कितना 12 डिग्रीज वेस्ट, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो 12 डिग्री वेस्ट की तरफ, उसी वेस्ट की तरफ अपना प्लेन को टर्न कर लो। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank. तो जैसे ही उसको ये इंस्ट्रक्शन मिली ऑथर को, उसने उसी वक्त अपना कंपस चेक करा। कंपस दैट डिवाइस विच टेल्स अस द डायरेक्शन, कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं और अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है तो कैसे हमें कितने एंगल पे अपने प्लेन को या अपने व्हीकल को टर्न करना है। साथ ही वो बताता है स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो एक प्लेन में कितने फ्यूल टैंक्स होते होंगे, तो ये उसका दूसरा फ्यूल टैंक था और ये उसका आखिरी फ्यूल टैंक था। अब उसका प्लेन उस आखिरी फ्यूल टैंक के सहारे चल रहा था या उड़ रहा था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिली थी पेरिस कंट्रोल रूम से, उसी तरह उसने अपना प्लेन को डाइवर्ट कर लिया, अपने प्लेन को टर्न कर लिया। I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. तो इसी के साथ वो अभी भी अपने माइंड में ही इज़ जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट फैमिली टाइम, कैसे वो अपने फैमिली के साथ वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहता है। ही इज़ जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट दैट। फिर वो अपना टाइम देखकर कहता है फिर भी चलो इतना डाइवर्जन हो गई, 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मेरे को बोल दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ये तो एक बहुत ही इजी फ्लाइट है, उसे लगता है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. अब जब वो चला रहा है, उड़ा रहा है अपना प्लेन, पेरिस के बारे में वो बताता है। ही वॉज व्हेन फ्लाइंग ओवर फ्रांस, वो कहता है पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे की तरफ था जब मुझे वो क्लाउड्स दिखाई दिए। उसे सडनली वो स्टॉर्म क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल दिखाई दिए। कैसे बादल लग रहे थे उसे, बड़े बड़े पहाड़ की तरह, इतने ह्यूज थे वो, इतने मैसिव थे वो क्लाउड्स कि उसे लगा कि ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ उसके सामने खड़े हैं। वो इतने बड़े बड़े क्लाउड्स थे, विच डेफिनेटली इंडिकेटेड हिम कि एक स्टॉर्म आने वाला है और वो वेदर खराब हो रहा है। They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. कैसे उसे वो इंटीमेशन मिली, जैसे ही उसने देखा कि वो स्टॉर्म क्लाउड्स उसके सामने खड़े हैं, उसने कैलकुलेशन करी कि पेरिस अब उससे 150 किलोमीटर पीछे की तरफ दूर है। I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब जब उसके सामने ये प्लेन आ रहा है, उसके सामने उसको ये क्लाउड्स दिख रहे हैं पहाड़ जैसे, तो अब ऑथर को पता था वो ना तो ऊपर की तरफ, इतना ऊपर की तरफ अपना प्लेन उड़ा सकता है, ना ही वो नॉर्थ या साउथ, ऊपर या नीचे नहीं कर सकता, ना ही वो उसे डॉज कर सकता है किसी भी तरह। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं था। उसने, जैसा हमें पहले ही बता दिया, वो अपने सेकंड फ्यूल टैंक पर अपने प्लेन को उड़ा रहा था और वो ही आखिरी फ्यूल टैंक था। तो वो कहता है आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, ना ही वो उनको ऐसे ऊपर से क्रॉस कर सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, ना ही वो उसे डॉज कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब ऑथर के दिमाग में आया कि उसे वापस मोड़ लेना चाहिए अपना प्लेन पेरिस की तरफ, जो कि 150 किलोमीटर उसके पीछे की तरफ था। लेकिन फिर से उसके दिमाग में वो अपनी फैमिली टाइम का थॉट आया, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ अपना वो ब्रेकफास्ट एंजॉय करना चाहता था। ये सारे थॉट्स उसके दिमाग में उसी टाइम पर आए।
सो ही सेज बट आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मतलब उसे लगा कि शायद उसे पेरिस की तरफ मोड़ लेना चाहिए क्योंकि उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, लेकिन उसे वो घर पहुंचने का जो अंदर उसके थॉट था, उसकी जो विश थी, उसका जो डिज़ायर था, वो यही था कि आई वॉन्ट टू गेट होम, लेकिन मुझे घर तो जाना है और मुझे वो ब्रेकफास्ट भी खाना है. I'll take that risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. With this thought कि उसे घर वापस जाना है and he wants that very good breakfast, he wants to have that breakfast, ऑथर ने वो रिस्क ले लिया. उसने क्या रिस्क ले लिया? टू जस्ट गेट इनटू द स्टॉर्म, कि वो सीधा स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर से ही निकलेगा. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक. जैसे ही वो स्टॉर्म के अंदर घुसे सब कुछ काला हो गया, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. ऑथर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बिकॉज इतना अंधेरा हो गया था सडनली उस बड़े मैसिव क्लाउड के अंदर. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. आई लुक्ड एट द कंपास. वो जो ओल्ड एरोप्लेन था, उसका जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, वो इतनी बुरी तरह उछल रहा था एंड ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा था. एंड सडनली ऑथर ने अपनी कंपास की तरफ देखा. कंपास जिससे उनको अपनी डायरेक्शन वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे, डायरेक्शन जान लेना चाह रहे थे कि किस तरफ को उनका प्लेन उड़ाएं वो, या किस तरफ को उनका प्लेन मुड़ रहा है. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. अब वो जो कंपास थी, that had also gone dead. वो चल ही नहीं रही थी, वो बस उसका स्पाइरल डायल घूम ही जा रहा था, एरो घूम ही जा रहा था. Means he was not able to take help from the compass also. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. जो बाकी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे उन्हें डायरेक्शन पता चलनी थी, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग. एवरीथिंग वाज डेड. ही वाज सो फ्राइटेंड एट दैट टाइम कि अब वो स्टॉर्म से बाहर निकलें तो निकलें कैसे. आई ट्राइड द रेडियो. तो उन्होंने फिर से वो रेडियो उठाया हेल्प लेने के लिए. पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. उसने बहुत ही पैनिक में पैरिस कंट्रोल को दोबारा कॉन्टैक्ट करा. 12 से वो उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देयर वाज नो आंसर. द रेडियो वाज डेड टू. इतने स्टॉर्म में कनेक्टिविटी इशू भी हो रहा था, उन्हें कोई आंसर नहीं आया क्योंकि उनका सिग्नल वहाँ पैरिस कंट्रोल तक पहुँचा ही नहीं. रेडियो वाज डेड टू. बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ रेडियो भी डेड हो गया था. I had no radio, no compass and I could not see where I was. So जो सारे साधन थे जिसके थ्रू वो जो हमारा ऑथर है वो आइडेंटिफाई कर सकता था या अपना वे आउट निकाल सकता था उस स्टॉर्म्स में से, वो ब्लैक ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड में से जिसके अंदर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. ही जस्ट कुड नॉट टेक हेल्प फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. ना ही उनका रेडियो चल रहा था जिससे वो सिग्नल दे पाएँ, ना ही उनकी कंपास चल रही थी, और ना ही बाकी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे वो अपनी डायरेक्शन पता लगा पाए. सो ही सेज द रेडियो वॉज डेड टू. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. ऑथर कहता है कि वो उस स्टॉर्म के अंदर गुम चुके थे. Then, in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. तो suddenly क्या होता है जब ऑथर को रियलाइज़ हुआ कि उनके सारे मोड्स, सारे उनके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब कुछ डेड हो चुका है, एंड नाउ देर इज़ नथिंग विच शी कैन यूज़ टू हेल्प गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म. उन्हें सडनली एक और एरोप्लेन दिखाई देता है, एक एरोप्लेन जो उसी स्टॉर्म के अंदर उनके साथ में ही उड़ रहा है. एंड उस एरोप्लेन की लेकिन वो 2-3 चीज़ें नोट करते हैं. ना तो उसकी लाइट्स ऑन होती हैं, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. वो कहते हैं उस प्लेन पे कोई लाइट्स ही नहीं दिख रही थी उन्हें उसके विंग्स पे, लेकिन उन्हें वो दिखा, वो प्लेन दिखा फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, उनके प्लेन के साथ साथ उड़ता हुआ.
फिर उन्हें क्या दिखा, पायलट का फेस, वो छोटी सी विंडो प्लेन की, एरोप्लेन की एक छोटी सी जो विंडो होती है आगे कॉकपिट की, उसमें से ही उनको एक छोटा सा मतलब जो उनको पायलट, दूसरा पायलट ड्राइव कर रहा होगा उसका फेस दिखाई दिया। एंड ये भी देखा कि कैसे वो दूसरा पायलट उनको इशारा कर रहा था कि फॉलो मी, वो कह रहा था कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जैसे जैसे मैं निकलूँगा वैसे वैसे तुम भी निकलना। तो ये देखते ही, वो एरोप्लेन को देखते ही पायलट, हमारे जो ऑथर है, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम। I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying. Follow me. जैसा कि मैंने बोला, जैसे ही उसने इशारा किया, वो ये कहना चाह रहा था कि उसको, ऑथर जो है वो उसको फॉलो करे, उस स्टॉर्म में से निकलने में वो उसकी मदद करेगा। He knows that I am lost, I thought. He is trying to help me. तो ऑथर को उसका इशारा समझ आ गया। ऑथर ने समझा कि वो दूसरा पायलट ये जान चुका है कि ऑथर गुम चुका है उस स्टॉर्म में, एंड वो दूसरा पायलट उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो उसने धीरे धीरे, दूसरे एरोप्लेन ने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना प्लेन डाइवर्ट करा, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। तो वो प्लेन, दूसरा एरोप्लेन आगे लग गया, एंड डकोटा जो फ्लाई कर रहा था ऑथर, वो उन्होंने उसके पीछे लगा लिया। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. तो ऑथर क्या कहता है, ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए किसी एक को फॉलो करने में, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे एक बहुत ही अच्छा बच्चा, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दी जाए वैसे वैसे वो फॉलो करता है, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। उसी तरह ऑथर ने भी अपना एरोप्लेन उस दूसरे स्ट्रेंजर एरोप्लेन के पीछे लगा लिया, सो दैट ही कुड हेल्प हिम गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Just imagine, half an hour तक वो उसी स्टॉर्म से लड़ते रहे, वो उसी स्टॉर्म के अंदर से निकलते रहे अपना रास्ता ढूंढते हुए, एंड ऑल दिस वाइल, ये पूरा समय ऑथर उस एरोप्लेन वाले को, स्ट्रेंज एरोप्लेन पायलट को फॉलो कर रहा था। तो जहाँ जहाँ वो एरोप्लेन जिस जिस डायरेक्शन में मुड़ रहा था, ऑथर भी अपना प्लेन उसी डायरेक्शन में मोड़ रहे थे। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब क्योंकि हमें पता है ऑथर के प्लेन का तो सेकेंड फ्यूल टैंक यूज़ हो रहा था, एंड वो ही उनका आखिरी फ्यूल टैंक भी था। तो ऑथर जानता है कि उनके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट और फ्लाइंग टाइम था, क्योंकि उनका फ्यूल उसके बाद ख़त्म हो जाना था। तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अब क्या होगा, अगर फ्यूल ही ख़त्म हो गया तो प्लेन नेचुरली क्रैश ही होगा सीधा, ही विल डाई इवेंचुअली। तो काफ़ी ज़्यादा फ्राइटेंड थे वो, बहुत ज़्यादा डर गए थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। पहले कब, जब उन्होंने वो मैसिव स्टॉर्म देखा, जब उन्होंने वो क्लाउड्स देखे, जब उनके सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलने बंद हो गए, जब उन्हें पेरिस कंट्रोल से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, उस टाइम पे वो डरे दोबारा। अब वो डरे जब उनको पता था कि उनके पास आखिरी के 5 से 10 मिनट ही हैं सिर्फ उन्हें वो प्लेन उड़ाने के लिए। उसके बाद उनका वो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक भी जवाब दे देगा। I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and I followed the storm, through the storm. लेकिन happily, fortunately, क्या हुआ, वो सामने जो स्ट्रेंजर एरोप्लेन था वो सडनली स्टॉर्म से बाहर निकलने लगा, एंड वो नीचे की तरफ जाने लगा। Started to go down and I followed through the storm. अभी तक, इतनी देर तक ऑथर ने अपना डकोटा उसके प्लेन के पीछे लगा कर रखा
जहाँ जहाँ वो जा रहा था वो उसे सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे. Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. Now you see, he is referring to that person as a friend. पहले तो वो उसे as stranger बुला रहे थे, stranger pilot. अब वो उसे क्या बुला रहे हैं, friend बुला रहे हैं. जैसे ही वो सामने वाला प्लेन डिसेंड होने लगा या नीचे की तरफ जाने लगा और ऑथर ने अपना डेकोटा प्लेन उसके पीछे लगाया, वो भी नीचे की तरफ जाने लगे. सडनली उन्होंने क्या देखा, वो स्टॉर्म क्लाउड से, उस मैसिव ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड से बाहर आ चुके हैं. एंड उन्हें क्या दिखाई दिया, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ मी. वो लंबी लंबी उन्हें लाइंस दिखाई दी. वो किस चीज़ की थी, लाइट्स की लाइंस थी. कहाँ होती हैं ऐसी लाइंस, रनवे पे. जब एक जहाँ से एक एयरपोर्ट एक एरोप्लेन टेक ऑफ होता है या लैंड होता है, उस एरिया को रनवे कहते हैं. तो उन्हें वो रनवे दिखाई दिया. वो बहुत ज़्यादा खुश हुए ये सोचकर कि वो सेफ हैं एंड वो फाइनली उस स्टॉर्म से बाहर आ गए हैं. एंड अब उन्हें, क्योंकि वो रनवे भी दिखाई दे रहा था, ऑलरेडी उनके पास सिर्फ वो लास्ट के 5 से 10 मिनट रह गए थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो देखकर. ही वॉज वेरी रिलीव्ड. और उन्होंने देखा कि आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. लेकिन वो मुड़े दोबारा देखने के लिए अपने वो दोस्त को. दोस्त क्यों बुलाया उन्होंने, क्योंकि उस बंदे ने उनकी मदद करी, इसीलिए उसने उनको एज अ फ्रेंड रेफर करा है. सो ही सेज, I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. लेकिन sky was totally empty. उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, उन्हें वो प्लेन नज़र ही नहीं आया. There was nothing there. The black aeroplane was gone. वो कह रहे हैं कि वो black aeroplane जो था, जिसको वो all this while उस storm के अंदर follow करते रहे, वो गायब हो गया. It was gone. वो उन्हें कहीं नहीं दिख रहा था. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. फाइनली उसने, ऑथर ने अपनी प्लेन की लैंडिंग करी. लैंडिंग करते ही वो ही स्टार्टेड टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. वो उससे अलग जाकर कंट्रोल टावर की तरफ गए. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. तो जैसे ही उन्होंने अपना ओल्ड डकोटा लैंड करा, उसी टाइम उन्हें वो कंट्रोल टावर की तरफ भागे. क्यों? क्योंकि उन्हें दो चीज़ें पता करनी थी. एक, कि वो कौन सी जगह है जहाँ उन्होंने लैंड करा है. दूसरा, कि वो जो इंसान था वो ब्लैक एरोप्लेन में, वो कौन था. ये दो चीज़ें उन्हें जानने की इतनी जल्दी थी कि वो लैंड करते ही उतर के अपने कंट्रोल टावर की तरफ भागे. देन ही सेज, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. तो थैंक यू किसको बोलना था, ऑथर ने उस स्ट्रेंजर पायलट को या फिर उस फ्रेंड को जिसने उनकी मदद करी उस स्टॉर्म में से निकलने में और उसको हेल्प करी वो डायरेक्ट करने में, हाउ टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म. क्योंकि उनके तो सब साधन डेड हो चुके थे, कुछ भी काम नहीं कर रहा था. सो इसीलिए वो थैंक करना चाहते थे उस इंसान को. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो लेडी जिससे ऑथर ने ये सब क्वेश्चंस करे, उसने ऑथर को बहुत ही स्ट्रेंज लुक दिया, बहुत ही वियर्ड लुक दिया और हंसने लगी. Another aeroplane up there in the storm? No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. अरे ये वुमन तो बहुत ज़ोर से हंसने लगी और बोली, आपका एक और एरोप्लेन. वो कहती है, वो कह रही है कि इस स्टॉर्म में सिवाय आपके एरोप्लेन के और कोई एरोप्लेन नहीं था. एंड उसके रेडार पे भी सिर्फ डेकोटा एरोप्लेन ही दिखाई दे रहा था. दैट इज़ ऑथर का ही एरोप्लेन दिखाई दे रहा था. वुमेन तो उसको हंसते हुए बोलती है कि और कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था इस स्टॉर्म में, सिर्फ आप ही थे जिसका प्लेन इस स्टॉर्म में उड़ रहा था. सो लेट्स रीड अगेन व्हाट शी सेज. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane up there in this storm? No other aeroplanes were flying tonight.
Yours was the only one I could see on the radar. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो अब ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि किसने उनकी मदद करी उस स्टॉर्म से निकलने में. उन्होंने तो क्लियरली वो एक फेस देखा था जो वेव कर रहा था और उनको फॉलो मी चिल्ला रहा था. तो अब ऑथर को बिल्कुल समझ के बाहर हो रहा था कि किसने उनकी मदद करी जब उनका कंपास भी नहीं काम कर रहा था, जब कंट्रोल रूम वाले भी तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा था और जब उनके टैंक में और पानी भी नहीं और फ्यूल भी नहीं था. इस पूरे टाइम पे किसने उनकी मदद करी? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? ये सब क्वेश्चंस उनके माइंड में बहुत ज़्यादा पाइल अप हो रहे थे. ही वॉज सो पजल्ड एंड ही वॉज सो शॉक्ड कि वो कौन था, फिर वो पायलट कौन था जिसने उनकी मदद करी. वो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में और जो स्टॉर्म के अंदर उड़ रहा था एंड दैट टू विदाउट एनी लाइट. तो ये सब क्वेश्चंस के साथ वो पायलट और द ऑथर वॉज लेफ्ट विद ऑल दीज क्वेश्चंस. And with this the story ends. So this leaves us with an unanswered, with 2-3 unanswered questions. वो क्या क्या questions है? 1, who was the strange person flying that aeroplane? 2, वो strange aeroplane था कौन सा? ब्लैक कलर का एरोप्लेन जो था जिसने उनकी मदद करी उस स्टॉर्म में से निकलने में, जबकि उनका फ्यूल टैंक भी जवाब देने वाला था और जब उनकी कंपास भी काम नहीं कर रही थी एंड जबकि वो जब उनका उन्हें वो रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था. तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर लेफ्ट अनआंसर्ड with this the chapter comes to an end. So आप लोग गेस कर पा रहे हैं कि कौन हो सकता है वो स्ट्रेंज एरोप्लेन, किसका हो सकता है एंड हु वाज द पायलट ड्राइविंग इट? सो दिस इज द क्वेश्चन द ऑथर लीव्स बिहाइंड फॉर अस टू थिंक एंड हम इसका आंसर भी अभी डिस्कस करेंगे. मूविंग टू द क्वेश्चन सेट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है I will take the risk. What is the risk and why does the narrator take it? तो इसमें हम क्या क्या अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं. सो I will take the risk. Let's first try to identify ये लाइन कहाँ पर हमने देखी थी. हमें पता है जब उन्हें वो क्लाउड्स दिखे, जब उन्हें वो पता चला कि एक सामने स्टॉर्म क्लाउड्स हैं एंड ही एनालाइज कि उनके पास फ्यूल भी कम है और पेरिस उनसे पीछे 150 किलोमीटर है. एट दैट टाइम ही सेज, लेकिन उनको अपने घर जाना है ब्रेकफास्ट करने, उन्हें अपना वो फैमिली टाइम एंजॉय करना है और उन्हें अपना वो he wants to spend quality time with his family and enjoy his vacation. With that thought he says I will take the risk. ये रही वो लाइन जब वो कहते हैं I will take the risk. तो अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है? Why does he take the risk? Just a second. I think I have moved the page. So I'll take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? The risk being talked about in this, okay, the answer goes like this. The risk that is being talked about in the question is the risk to fly straight into the storm. ये तो वो risk था. And why does the narrator take it? The narrator takes the risk because he wanted to go back to England to enjoy his vacation and spend quality time with his family and enjoy the good English breakfast with them. So this is why he takes that risk.
and we can also elaborate on the part that background दे सकते हो that he had to unexpectedly divert his plane 12 degrees west towards England, and he was still wondering about the breakfast and about the time he was going to enjoy with his family. He wanted to reach his home in time for breakfast, and also he did not have enough fuel in his uh, tank, and he knew he could not dodge the storm. So that is why he decided to take the risk to fly into the storm. So straight into the storm. तो ये हमारा risk है जो author जिसकी बात कर रहा है. Second question पे आते हैं. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane into the storm. Let's describe. So for this you can move on to page number 37. क्या एक्सपीरियंस रहा उनका? स्टॉर्म के अंदर जैसे ही एंटर करा, इस लाइन से उस पार्ट के बारे में बात होती है. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक. इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. Then Paris control, they cannot hear me. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. Then in the black clouds, they were quite near me. So all these things, they tell us about the experience of the author when he flew his plane straight into the storm. You can start with your answer using the help from the text only. You can say that once the plane entered the massive cloud, the storm cloud, which looked like black mountains, it was suddenly dark all over. The author could not see anything, or the narrator could not see anything outside the aeroplane, and that old aeroplane started jumping and twisting because of the storm. And you can say that the compass had stopped working, it was dead. The narrator tried to reach out to the Paris control room, but due to loss, because the connectivity was also lost, he could not reach to the control room as well, and his other instruments were dead too. You can write down these things, and then you can say he could not see anything outside and he was lost in the storm. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा उसका एक्सपीरियंस था when he entered the storm, उस चीज़ का. Then comes the part, why does the narrator say, I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota. तो ये वाली लाइन हमने देखी थी, जैसे ही उनकी लैंडिंग होती है उसके बाद he says, I landed and I was not sorry to walk away. तो इस लाइन का भी हम अपने इसमें देखते हैं स्टोरी में. See this line. I landed and I was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. Why was he not sorry? क्यों? Because right after the landing, the narrator went into the control room. Okay, we'll say that after the landing, the narrator was not sorry to walk away from the old Dakota. Why? Because one, he finally was relieved because he had landed, and he was happy that he was still alive, and after he had a very horrific and scary experience flying that plane. Then you can say he was happy that he had landed safely. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. You can also say that is why he was not sorry to walk away from the aeroplane. All he wanted to do was rush to the control room and ask who the other person was who was flying that strange black aeroplane. So ये सारे points आप इस आंसर में लिख सकते हो, that why was he not sorry to walk away from the old Dakota.
Then comes the question, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? So we know क्या चीज़ें थी जब नरेटर ने जो पूछी that the woman looked at him so strangely. तो women ने ये पूछा था सॉरी द ऑथर ने ये पूछा था कि हु द अदर पर्सन वॉज हु वॉज फ्लाइंग एंड वेयर ही वॉज. तो दो सवाल पूछे थे लेकिन उसने वुमन ने सिर्फ उसका एक का रिप्लाई करा. वन दैट शी स्टार्टेड लाफिंग एट द ऑथर जो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था. देन यू कैन से दैट द वुमन इन द कंट्रोल रूम इन्फॉर्म्ड हिम that there was no other aeroplane flying in that storm and that she could not trace any other aeroplane than his aeroplane on the radar. ये सारी चीज़ें वो ये information वो woman उसको देती है and she looks at him very strangely. Why? Because the author asks him कि वो दूसरा aeroplane किसका था and who that pilot was. बट क्योंकि और कोई एरोप्लेन था ही नहीं वो वुमन कहती है दैट इज़ वाई शी वॉज लुकिंग एट द ऑथर वेरी स्ट्रेंजली कि क्या हो गया आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो जब और कोई एरोप्लेन इस स्टॉर्म में और कोई भी फ्लाई नहीं कर रहा था, सिर्फ आपका ही एरोप्लेन था जो फ्लाई कर रहा था. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, why do you think, who do you think helped the narrator to reach safely and discuss this among yourselves and give reasons for your answer. So we'll say कि कौन था वो जिसने उस नरेटर को फिर हेल्प करा. अगेन दिस इज़ द अनआंसर्ड क्वेश्चन दैट इज़ लेफ्ट जो कि इस चैप्टर के एंड में एक बहुत ही एक आपको इट कीप्स यू थिंकिंग व्हाट हेल्प्ड हिम और हु हेल्प्ड हिम. So for this answer what we can say is that probably it was the narrator's own self that helped him come out of that storm, and because it was confirmed that there was no other plane flying in that storm and also there was no other plane that was detected on the radar of that storm. So we can say or we can assume that it was the narrator's own self or his desire, ardent desire to be with his family and enjoy his good breakfast. He himself found the way out. Also there was this fear and panic that struck the author or the narrator of the story which helped him find a way out of that massive storm. Probably the author or the narrator was hallucinating with his fear and उन्हें वो figures दिखाई दी, उन्हें वो plane दिखाई दिया, एक pilot भी दिखाई दिया जिसने उनकी पूरा time पे help करी. So because we can say that finally we can conclude by saying that the author's own self came to his help because he wanted to be with his family with like he had a strong desire to be with his family, and at the time fear struck him, he was probably hallucinating and when he saw that aeroplane. With this the chapter comes to an end along with the question answers as we have discussed. I hope you have understood the story. I hope you have understood who helped the narrator out of that storm. Thank you for watching. Bye bye. See you.